हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो ये हैं 31 मई के करंट अफेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स गाइस, इनको आप कवर करते रहिएगा। इनकी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कोई सा भी आपको मेंस देना हो या प्रीलिम्स दे रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। तो आप इनको डेली बेसिस पे कवर करते रहिए गाइस। अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ साथ लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। इसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। साथ साथ बताना चाहूँगा गाइज, लोअर पीसीएस मेंस के लिए, एफआरओ मेंस के लिए और एडवोकेट जनरल आरओ मेंस के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है। कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए बैच चल रहा है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। साथ साथ वो स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि ये करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ्स हैं वो उनको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहें, तो वो भी मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। GS1 से सबसे पहले न्यूज़ आ रही है, पुलित्जर प्राइज़ के ऊपर न्यूज़ आ रही है कि जो पुलित्जर पुरस्कार है वो मिला है। तो अ टीम ऑफ 4 इंडियन फोटोग्राफर्स, तो 4 भारतीय जो फोटोग्राफर्स थी उनकी टीम में जो रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी, यानी कि रॉयटर्स जो एक न्यूज़ एजेंसी है, उसके जो वो रिपोर्टर्स थे, तो उनको पुलित्जर प्राइज़ मिला है। जिसमें से कि एक फ़ोटो जर्नलिस्ट थे दानिश सिद्दीकी, जिनकी पिछले दिनों डेथ हो गई थी, अदनान अबीदी और सना इरशाद मट्टू और अमित दवे। तो ये वो 4 लोग हैं जिनको 2022 का पुलित्जर प्राइज़ मिला है फोटोग्राफी के लिए, क्योंकि इन्होंने कोविड-19 पे जो क्राइसिस भारत में हुई थी उसको बहुत अच्छे से कवर किया था। द मोस्ट कोवेटेड अवार्ड फॉर जर्नलिस्ट फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, द पुलित्जर इज अनाउंस्ड बाय अमेरिकाज कोलंबिया यूनिवर्सिटी। तो अमेरिका की जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है वो अनाउंस करता है पुलित्जर प्राइज़, और दुनिया का मोस्ट कोवेटेड अवार्ड इसको माना जाता है जर्नलिस्ट्स के लिए या जर्नलिज्म में। तो कौन भारतीय हैं जिनको पहले ही पुरस्कार वो जीत चुके हैं? तो सबसे पहले आते हैं मेंबर ऑफ द गदर पार्टी इन अमेरिका, जो इंडियन अमेरिकन जर्नलिस्ट थे गोविंद बिहारी लाल। तो वो फर्स्ट पर्सन थे भारत से जिन्होंने पुलित्जर प्राइज़ जीता था जर्नलिज्म में 1937 में। ही वॉन द अवार्ड फॉर रिपोर्टिंग विद 4 अदर्स फॉर द कवरेज ऑफ साइंस एट द टर सेंटेनरी ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में साइंस के ऊपर कवरेज के ऊपर उनको अवार्ड मिला था। एक पोस्ट ग्रेजुएट है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली। ही ऑल्सो रिसीव्ड द पद्म भूषण इन 1969। तो जो गोविंद बिहारी लाल हैं उनको पद्म भूषण का अवार्ड भी दिया गया था 1969 में। फिर 2003 में मुंबई बॉर्न गीता आनंद was part of the team at Wall Street Journal that won a Pulitzer Prize for reporting on the corporate corruption। तो कॉर्पोरेट करप्शन के ऊपर पुलित्जर प्राइज़ मिला था जो मुंबई में बॉर्न हुई है गीता आनंद 2003 में। उनको भी जो वॉल स्ट्रीट जर्नल जो न्यूज़पेपर है उनके साथ वो काम कर रही थी, तो उनको भी अवार्ड मिला था। और 2016 में इंडियन अमेरिकन संघमित्रा कलिता, उस टाइम पे जब वो MD थी लॉस एंजलिस टाइम्स की, तो उनको भी पुलित्जर प्राइज़ मिला था ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग कैटेगरी में, विद हर टीम फॉर द कवरेज ऑफ द सैन बर्नार्डिनो शूटिंग। जो सैन बर्नार्डिनो में शूटिंग हुई थी, यानी कि वहाँ पे किसी पर्सन ने गोलियाँ चला दी थी कैलिफोर्निया में 2015 में, और टेरर का इन्वेस्टिगेशन किया था उसके बाद, तो उस सब की कवरेज के लिए इनको पुलित्जर प्राइज़ मिला था। फिर 2000 में लंदन बॉर्न इंडियन अमेरिकन राइटर थे जुम्फा लहरी, उनको भी पुलित्जर प्राइज़ मिला है। तो ये सभी लोग भारतीय बॉर्न हैं, लेकिन इन्होंने काम बाहर के जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं उनमें किया है। US की जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं उनमें काम किया है और उनको वहाँ पे पुलित्जर प्राइज़ मिला है। 2011 में सिद्धार्थ मुखर्जी थे, ये इंडियन अमेरिकन फिजिशियन थे, बायोलॉजिस्ट और ऑथर। इनको भी पुलित्जर प्राइज़ मिला था फॉर जनरल नॉन फिक्शन फॉर इज डीमिस्टिफिकेशन ऑफ कैंसर इन द एम्परर ऑफ ऑल मेलेडीज़। तो एम्परर ऑफ ऑल मेलेडीज़ करके उन्होंने किताब लिखी थी, उसके लिए उनको एक पुलित्जर प्राइज़ मिला था। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है, ओवर हाफ ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इज स्टिल अंडर एज 30, स्लाइड डिप इन द लास्ट 5 ईयर्स। तो अभी रिपोर्ट आई है NFHS 5 की, उसमें ये कहा जा रहा है कि आधी से ज़्यादा जनसंख्या भारत की ऐसी है जो अभी भी 30 साल से कम उम्र की है, और थोड़ा सा डिप आया है 5 साल में। तो नेशनल हेल्थ सर्वे, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और 5 में जो हुआ है, यानी कि 4 हुआ था 2015-16 में और 5 हुआ है 2019-21 में, तो जो अभी पिछले हफ्ते रिलीज़ हुआ है तो उसमें पाया गया है कि अंडर 15 पॉपुलेशन, जो अंडर 15 के जो बच्चे हैं वो 2 परसेंटेज पॉइंट से डिक्लाइन हुई है। पहले 29% लोग अंडर 15 हुआ करते थे, अब 27% लोग अंडर 15 हैं, और जो ओवर 60 पॉपुलेशन है वो 10% से बढ़कर 12% हो गई है पूरे भारत की। ओवर हाफ द पॉपुलेशन, यानी कि 52% पॉपुलेशन ऐसी है जो अभी भी 30 साल से कम है, जो कि अगर हम NFHS 4 में कंपेयर करें तो ये पॉपुलेशन 55.5% हुआ करती थी, अभी पॉपुलेशन 52% है, जिसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड भी कहते हैं। NFHS डिवाइड्स द पॉपुलेशन इनटू 5 ईयर एज ग्रुप्स। तो 5-5 साल के एज ग्रुप्स में NFHS ने पर्सन्स की एज को डिवाइड किया है, जैसे 0 से 4 तक, फिर
5 से 9 तक, इस तरह से कर करके 75 से लेके 79 ईयर्स तक की एज तक उन्होंने किया है, और बाद में 80 या 80 से ऊपर वालों को एक ही ग्रुप में कर दिया है। तो अगर आप ये एज पिरामिड देखेंगे तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, कि अगर आप परसेंटेज में देखेंगे तो ये 0 to 4 है, फिर 5 to 9 है, ऐसे करते करते ऊपर जा रहे हैं, और 80+ जो है वो एक ही ब्लॉक दिया है सबसे ऊपर, वो 80+ वालों का है। तो अगर हम 30 से नीचे वाले देखें तो मेजर पॉपुलेशन जो है वो 30 से नीचे ही पॉपुलेशन है। ऊपर ऊपर जैसे जैसे जा रहे हैं तो पॉपुलेशन अभी भारत की कम है, 30+ पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है GS2 से, ऑफ लंग्स, ट्रीज एंड सिन स्टॉक्स। तो अभी 31 को नो टबैको डे मनाया गया था, 31 मई को। तो नो टबैको डे के उपलक्ष्य में एक न्यूज़ आर्टिकल आया है जो ग्लोबल एडल्ट टबैको सर्वे के ऊपर बात करता है। जो सेकंड ग्लोबल एडल्ट टबैको सर्वे हुआ था, गेट्स जिसको कहते हैं, GATS, उसने एस्टिमेट किया कि 28.6% जितने भी एडल्ट्स हैं, यानी कि 18+ जितने भी व्यक्ति हैं भारत में, वो टबैको यूज़ करते हैं 2016-17 में, सेकंड ओनली टू चाइना। यानी कि चाइना फर्स्ट नंबर पे है टबैको यूज़ करने में, और हम इंडियंस जो हैं वो दूसरे नंबर पे आते हैं। तो ये इस सर्वे का बताना था। सर्वे ने कहा है कि 42.4% ऑफ मैन और 14.2% ऑफ वुमेन यूज टबैको, बोथ द स्मोकलेस फॉर्म यानी कि तंबाकू चबाने में, और जो स्मोक्ड फॉर्म होता है यानी कि सिगरेट और बीड़ी में। तो 42% मैन और 14% औरतें या महिलाएं जो हैं वो टबैको यूज़ करते हैं। कुछ तो टबैको चबाने के लिए काम करते हैं, यानी जो च्यूइंग टबैको होता है, तंबाकू होता है, और कुछ सिगरेट्स और बीडीज़ में पीते हैं। तो 1987 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड नो टबैको डे मनाने की बात की थी 31 मई को, और इस साल की जो थीम है, इस साल की थीम है पॉइजनिंग आवर प्लानट। तो पॉइजनिंग आवर प्लानट जो है वो थीम है मई 31 दिस ईयर। तो इन 2021 स्मोकिंग किल्ड अबाउट 8 मिलियन पीपल। तो करीब करीब 80 लाख लोगों को स्मोकिंग मार चुकी है 2021 में। अकॉर्डिंग टू द WHO 600 मिलियन ट्रीज आर चॉप्ड डाउन एनुअली टू मेक सिगरेट्स। तो 600 मिलियन ट्रीज भी काटे जाते हैं सिगरेट्स बनाने के लिए। 84 मिलियन टन CO2 रिलीज होती है, और 22 बिलियन लीटर पानी का इस्तेमाल होता है सिगरेट्स को बनाने में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर हम इन्वायरमेंटल कॉस्ट में ऐड करें प्रोडक्शन का, तो जो सिगरेट की बट्स हैं, यानी जो पीछे का जो हिस्सा होता है सिगरेट में, पैकेजिंग, प्लास्टिक पाउचेस ऑफ स्मोकलेस टोबैको, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स और बैटरीज़ हैं, अगर सिगरेट की बात करें तो वो सभी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती हैं। इंडिया, द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको, प्रोड्यूसेस अबाउट 800 मिलियन kg एनुअली। तो भारत जो है दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है तंबाकू का, और करीब करीब 800 मिलियन kg हम हर साल प्रोड्यूस करते हैं। तो अबाउट 6 मिलियन फार्मर्स, यानी 60 लाख फार्मर्स जो हैं इस पर डिपेंडेंट हैं। 20 मिलियन फार्म लेबरर्स हैं जो टबैको इंडस्ट्री में काम करते हैं। 15 राज्यों में, भारत के 15 राज्यों में टबैको का काम होता है। ऑल्दो फार्मिंग ऑफ टबैको ओनली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 1% ऑफ GDP, जबकि डायरेक्ट हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है सरकार का वो 5.3% होता है हमारी GDP का। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि टबैको को बेचने से जो सरकार कमाती है वो सिर्फ 1% ऑफ GDP कमाती है, लेकिन जो सरकार हेल्थ इश्यूज़ के कारण जो इस पर खर्च कर देती है, आयुष्मान भारत योजना के तहत जो सरकार खर्च कर रही है ऑपरेशंस करने में, लोगों के फ्री में जो ऑपरेशंस हो रहे हैं और फ्री में जो इलाज किया जा रहा है, उसके ऊपर हम 5.3% खर्च कर देते हैं अपनी GDP का। तो अब इसमें यहाँ पे ये देखना होगा कि जब हमारी इस चीज़ से, यानी कि तंबाकू से इनकम ही नहीं है, तो इस पर खर्च करना ही क्यों। तो अब ये सरकार को सोचना होगा कि इसके लिए, या लोगों को भी सोचना होगा कि उनकी हेल्थ कितनी ज़्यादा इससे ख़राब हो रही है। नेक्स्ट आ रहा है कि शी बैक्स, यानी शी जिनपिंग की बात की जा रही है, चाइनीज़ प्रेसिडेंट की। उन्होंने नया जो हांगकांग के जो चीफ बनाए गए हैं, तो उन्होंने बैकिंग की है, यानी कि उनकी तरफदारी की है। तो चाइना प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ऑन मंडे बैक्ड हांगकांग्स न्यू लीडर जॉन ली। तो हांगकांग के नए लीडर हैं जॉन ली, अ लॉन्ग टाइम सिक्योरिटी ऑफिशियल, टू मेंटेन ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी इन द चाइनीज़ स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन एज ही प्रिपेयर्स टू टेक ऑफिस ऑन 1 जुलाई। तो चाइनीज़ प्रेसिडेंट जो हैं शी जिनपिंग, उन्होंने तारीफ़ करी है हांगकांग के जो नए लीडर होने जा रहे हैं जॉन ली, जो बहुत लंबे समय से एक सिक्योरिटी ऑफिशियल भी थे, कि उन्होंने चाइना के साथ एक अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करी है हमेशा हांगकांग की, और वो अब 1 जुलाई को ऑफिस लेने जा रहे हैं। तो जो जॉन ली हैं अब ये ऑफिस लेंगे कैरी लैम से। तो इससे पहले कैरी लैम जो थी वो हुआ करती थी हांगकांग की चीफ़, और उसके बाद अब जॉन ली जो हैं हांगकांग के चीफ़ होंगे। नेक्स्ट GS3 से न्यूज़ आ रही है, इंजीनियरिंग टोमेटोज टू प्रोड्यूस विटामिन डी। तो विटामिन डी की अगर बात करें तो विटामिन डी बॉडी में सिंथेसाइज होता है बाय द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब बॉडी पे सनलाइट पड़ती है, तो उसके बाद से
विटामिन डी बॉडी में सेंसिटाइज होना शुरू हो जाता है, सेंसिलाइज शुरू हो जाता है। लेकिन विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा हो रही है इंसानों के अंदर, क्योंकि हम धूप में जाते ही नहीं है या जो सनलाइट के एक्सपोजर में जाती नहीं है, कमरों के घर के अंदर ही रहते हैं, तो इस वजह से हमारे अंदर बॉडीज़ के अंदर विटामिन डी की कमी हो रही है। तो अब टमाटोज़ को यानी कि टमाटर को जेनेटिकली मॉडिफाई करने की बात की जा रही है कि जिससे कि उसमें इंजीनियरिंग कर सकें, उसके अंदर जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करके विटामिन डी उससे हम प्रोड्यूस करवा सकें। तो अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स मेड इन 2020 नियरली 690 मिलियन पीपल यानी 69 करोड़ पीपल जो हैं हु मेकअप क्लोज टू 8.9% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन आर हंगरी। वो हंगरी है, हंगरी किस सेंस में हंगरी है? वो माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से हंगरी है, यानी कि उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, खाना तो उनको मिल रहा है लेकिन उसके खाने के अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी कमी है उनको। वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर दिस हंगर इज माइक्रो न्यूट्रिएंट मैल न्यूट्रिशन, कि माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी है। टू एड्रेस विटामिन डी डेफिशिएंसी बाय जेनेटिकली मॉडिफाइंग टमाटो प्लांट्स सो दैट द फ्रूट कंटेन्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्रो विटामिन D3 जो कि प्रीकर्सर होता है फ्रॉम विच ह्यूमंस कैन मेक विटामिन डी। तो एक टमाटोज़ को हम मॉडिफाई कर दें जिससे कि, यानी टमाटर को मॉडिफाई कर दें जिससे कि इंसानों को प्रो विटामिन D3 मिल पाए, जो कि अपने आप में प्रीकर्सर है विटामिन डी का। तो विटामिन डी क्यों चाहिए? विटामिन डी इज़ नीडेड फॉर अ प्रोसेस नोन एज कैल्शियम होम्योस्टेसिस। तो कैल्शियम होम्योस्टेसिस के लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है, क्योंकि यही कैल्शियम होम्योस्टेसिस ही एक प्रोसेस है जिसके वजह से लगातार कैल्शियम बॉडी में बनता रहता है, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत रहती हैं। अगर विटामिन डी के वजह से कैल्शियम नहीं बनेगा, कैल्शियम बॉडी में नहीं बना, तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होगी कि आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगेगी और ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी जो है वो हो जाती है। तो बायोफोर्टिफाइड टमाटोज प्रोवाइड अ न्यू रूट टू विटामिन डी सफिशिएंसी की। तो बायोफोर्टिफाइड टमाटोज की बात की जा रही है कि इसके वजह से विटामिन डी की जो कमी है बॉडी के अंदर उसको कंप्लीट किया जा सकता है। वेरियस रैमिफिकेशंस टू हंगर एंड एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट इज न्यूट्रिएंट मैल न्यूट्रिशन। ये एक टर्म है जो यूज़ किया जाता है डिजीजेस कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स इन द डाइट। तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट मैल न्यूट्रिशन है ये एक टर्म है जो यूज़ किया जाता है उन बीमारियों के लिए जो बीमारी विटामिन्स या मिनरल्स जो हम खाना खा रहे हैं उसमें कम होता है। अगर मान लेते हैं खाना तो हम खा रहे हैं यानी कि पेट तो भर रहे हैं, लेकिन अगर उसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी है, उस खाने के अंदर विटामिन्स की कमी है, प्रोटीन्स की कमी है और वो हमारी बॉडी को नहीं मिल रहे, तो उस खाने को खा के भी आपके फ़ायदा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपका पेट तो भर जाएगा लेकिन जो शरीर को जो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट्स की वो नहीं मिल पाएंगी। तो दिस इज़ पर्टिकुलरली अ प्रॉब्लम इन डेवलपिंग कंट्रीज एंड द नंबर ऑफ दो सफरिंग फ्रॉम दिस सो कॉल्ड इनविजिबल हंगर इज़ ह्यूज। तो देखा जाए तो ये अपने आप में एक इनविजिबल हंगर है, क्योंकि लोगों का पेट तो भर रहा है लेकिन लोगों की जो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की वो कंप्लीट नहीं हो रही। तो यही अपने आप में एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है गवर्नमेंट की जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है, जिसके तहत सस्ते दरों पे गेहूं और चावल दिए जाते हैं। कि गवर्नमेंट सस्ते दरों पे गेहूं और चावल तो दे रही है, लेकिन ये भी देखना होगा कि क्या उस गेहूं और चावल से जो लोगों को दिए जा रहे हैं, लोगों की माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो कमी है क्या वो भी पूरी हो जाएगी या सिर्फ उनका पेट ही भरेगा। और ऐसा पेट भरने का क्या फ़ायदा कि उनको पेट तो भर जाए लेकिन उनकी बॉडी में फिर भी कमी रहे या उनकी बॉडी में फिर भी बीमारियां हो जाए। तो सम मेथड्स ऑफ कॉम्बैटिंग दिस आर टू प्रोवाइड माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स और कैप्सूल्स। तो उनको टैबलेट्स की फॉर्म में या कैप्सूल्स की फॉर्म में माइक्रो न्यूट्रिएंट दे दिया जाएगा। एंड टू फोर्टिफाई फूड प्रोडक्ट्स सच एज फ्लोर और साल्ट। और जो उनका जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, चाहे जैसे कि आटा हो या नमक हो, उसको क्या कर दिया जाए? फोर्टिफाई कर दिया जाए, यानी कि उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड कर दी जाए जिससे कि उनकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो या उनके अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या हो जाए? वो एनहेंस हो जाए। तो देयर इज़ ऑल्सो द रूट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइंग प्लांट्स टू प्रोड्यूस बायो फर्टिफाइड लीव्स एंड फ्रूट विच कैन बी कंज्यूम टू एलिवेट माइक्रो न्यूट्रिएंट हंगर। तो प्रो विटामिन D3 जिसका केमिकल नेम, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका केमिकल नेम क्या है? इसका केमिकल नेम है 7-डिहाइड्रो कोलेस्टेरोल या 7-DHC। और ह्यूमंस जो हैं वो विटामिन डी को सिंथेसाइज कर सकते हैं इससे जब वो एक्सपोज होते हैं टू अल्ट्रावायलेट बी लाइट। और ये अल्ट्रावायलेट बी लाइट हमें कहाँ से मिलेगी? हमें फ्री मिलेगी सन रेज से। लेकिन इंसान अगर सन रेज के कांटेक्ट में आएगा ही नहीं तो ये लाइट नहीं मिलेगी। अगर ये लाइट नहीं मिलेगी तो ये विटामिन बॉडी के अंदर होते हुए भी बिल्कुल सिंथेसाइज नहीं हो पाएगा, काम नहीं करेगा। और काम नहीं करेगा तो बॉडी के अंदर विटामिन डी जनरेट नहीं होगा। तो विटामिन डी हमें पता ही है किस चीज़ के लिए ज़रूरी होता है? कैल्शियम होम्योस्टेसिस के लिए, जिसके वजह से बॉडी के अंदर कांस्टेंट कंसंट्रेशन रहे कैल्शियम आयन का।
तो कैल्शियम हमें क्यों चाहिए? तो एक तो ये चाहिए हमें बोन डेवलपमेंट के लिए, यानी कि हड्डियों को बनाने के लिए और हड्डियों की मजबूती के लिए। नहीं तो इसकी वजह से क्या होने लगता है, रिकेट्स की बीमारी जो आती है और ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी हो जाती है। तो अदर डिसीजेज दैट आर एसोसिएटेड विद विटामिन डी डेफिशिएंसी, और विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से और क्या बीमारी हो सकती है? तो उसकी वजह से कैंसर हो सकता है, पार्किंसंस डिसीज हो सकती है, और डिमेंशिया यानी कि भूलने की बीमारी भी हो सकती है। विटामिन D3 इज प्रेजेंट इन फिश एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। तो विटामिन D3 आपको अच्छी मात्रा में मछली के अंदर और डेयरी प्रोडक्ट्स में मिल जाएगा, यानी कि दूध, दही, बटर वगैरह में मिल जाएगा। वेजिटेरियन डाइट्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वेजिटेरियन डाइट्स आर पर्टिकुलरली डेफिशिएंट इन विटामिन डी। तो जो वेजिटेरियन डाइट्स हैं वो विटामिन डी में कम होती हैं। तो इसलिए जो भी आप खाएं, अगर आप वेजिटेरियन हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं, जो भी आप खाएं उसके बाद कुछ टाइम के लिए सनलाइट ज़रूर लें। अगर सनलाइट नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाएगी। द रिकमेंडेड इनटेक ऑफ विटामिन डी इज़ 15 माइक्रोग्राम पर डे फॉर चिल्ड्रन। तो बच्चों के लिए 15 माइक्रोग्राम है और बड़ों के लिए 20 माइक्रोग्राम है। दिस कैन बी गिवन थ्रू सप्लीमेंट्स और अ केयरफुल एक्सपोजर टू सनलाइट। या तो आप सनलाइट के एक्सपोजर में आ जाइए या सप्लीमेंट्स ले लीजिए, लेकिन सप्लीमेंट अपने आप में कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन यही है कि हम प्रकृति की ओर जाएँ और जो सनलाइट है उसके एक्सपोजर में आए। तो एक रिसेंट डिस्कवरी हुई है पाथवे इन टमाटो प्लांट्स कि टमाटो में टू प्रोड्यूस कोलेस्ट्रॉल एंड अ सब्सटेंस कॉल्ड स्टेरॉयडल ग्लाइको एल्कलॉइड यूजिंग द CRISPR-Cas9 जीन एडिटिंग टूल। तो CRISPR-Cas9 जो जीन एडिटिंग टूल है उसको इस्तेमाल करके टमाटो के अंदर बायोफर्टिफिकेशन किया जा रहा है। तो उसमें कन्वर्जन किया जाएगा 7-DHC को कोलेस्ट्रॉल में, और जिससे कि हमको जब भी हम उसको खाएं तो हमें जो विटामिन D3 है वो मिल जाए, और D3 मिलेगा तो D3 से फिर विटामिन डी भी बनने लगेगा। तो रिसर्चर्स शोड दैट इन देयर मॉडिफाइड प्लांट्स सप्रेशन ऑफ द एक्टिविटी ऑफ अ पर्टिकुलर जीन लेड टू सब्सटेंशियल इंक्रीज ऑफ 7-DHC लेवल्स। तो 7-DHC लेवल जो है, यानी कि जो प्रो विटामिन D3 था उसका लेवल बढ़ जाएगा लीव्स में और ग्रीन फ्रूट में। एंड अकॉर्डिंग टू द पेपर वाइल लेवल्स ऑफ 7-DHC वर लोअर इन द राइप फ्रूट ऑफ द म्यूटेंट। तो अब क्या होगा कि उसके बाद जब फ्रूट, पहले तो क्या था कि जो विटामिन D3 हुआ करता था ये पके हुए टमाटर में कम हुआ करता था, और जब टमाटर कच्चा होता था यानी कि टमाटर जब हरा होता था तब ज़्यादा हुआ करता था। तो उसके अंदर ऐसी म्यूटेंसी लाई जा रही है कि जिससे कि जब अब टमाटर लाल भी हो जाएगा यानी पक भी जाएगा तब भी उसके अंदर D3 जो है वो कम ना हो, D3 जो है उसके अंदर लगातार बना रहे। नेक्स्ट आता है कि एपिजेनेटिक्स क्या होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एपिजेनेटिक्स अपना में एक स्टडी है ऑफ हाउ योर बिहेवियर्स एंड एनवायरनमेंट कैन कॉज चेंजेस इन द वे योर जीन्स वर्क। तो आपके जीन्स किस तरह से वर्क करेंगे तो आपके बिहेवियर और एनवायरनमेंट से उस पर फ़र्क पड़ता है। तो उस स्टडी को क्या कहते हैं? उस स्टडी को एपिजेनेटिक्स कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट आ रहा है कि पंजाब प्रमोटिंग ग्रीन मैन्योर बिग टाइम। तो पंजाब जो है वो ग्रीन मैन्योर को प्रमोट कर रहा है। तो बात यह है कि ये ग्रीन मैन्योर क्या है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ग्रीन मैन्योर क्या है, यानी कि हरी खाद क्या है। तो ग्रीन मैन्योर्स वो क्रॉप्स होती हैं जो स्पेसिफिकली उगाई जाती हैं फॉर मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी एंड स्ट्रक्चर। तो सॉइल की जो उत्पादकता है या फर्टिलिटी है, उसकी जो उर्वरता है और संरचना है, उसको बनाए रखने के लिए जो हम फसल उगाते हैं उसको हरी खाद या ग्रीन मैन्योर कहते हैं। दे आर नॉर्मली इनकॉर्पोरेटेड बैक इनटू द सॉइल आइदर डायरेक्टली और आफ्टर रिमूवल एंड कंपोस्टिंग। तो अब इनको किस तरह से किया जाता है? आपने कुछ चीज़ उगाई, अब उसको बाद में उगाने के बाद वापस से मिट्टी में दबा दिया या मिट्टी में उसको मिला दिया, जिससे क्या होगा कि जब वापस से वो मिट्टी मिलने के बाद जब वो डिकम्पोज होगी तो अपने न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में छोड़ देगी, और इससे मिट्टी क्या हो जाएगी? विटामिन या न्यूट्रिएंट्स रिच हो जाएगी। तो देयर आर 3 मेन वेराइटीज़ ऑफ ग्रीन मैन्योर। एक तो ढैंचा है, एक काउपी है और एक सन हेम्प है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं ग्रीन मैन्योर के रूप में। ऑल्सो सम क्रॉप्स सच एज समर मूंग, मैश पल्सेस और ग्वार, ये भी ग्रीन मैन्योर के रूप में काम करता है। तो अब पूछा जा रहा है कि पंजाब में ग्रीन मैन्योर को उगाना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पंजाब में जो एग्रीकल्चर है वो बहुत इंटेंसिव वे में होता है। एक ज़मीन से 2 या 3 फसलें लेने की कोशिश की जाती है एक साल में, इसलिए ज़मीन को बिल्कुल भी समय नहीं मिलता कि वो अपनी एनर्जी को रिप्लेनिश कर लें। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ पे ग्रीन मैन्योर उगाया जाए। तो पंजाब्स पर हेक्टेयर फर्टिलाइज़र कंजम्पशन इज़ 244 kg। तो 1 हेक्टेयर में जो फर्टिलाइज़र कंजम्पशन है पंजाब का वो 244 किलो है, जो भारत में हाईएस्ट है। तो वन ऑफ द हाईएस्ट इन द कंट्री एंड इज़ ऑल्सो हायर देन द नेशनल एवरेज। और भारत में जो नेशनल एवरेज है उससे भी ज़्यादा है। तो ग्रोइंग ग्रीन मैन्योर कैन कर्टेल दिस कंजम्पशन। तो एक तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुई
कि अगर हम ग्रीन मैन्योर उगाएंगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि फर्टिलाइज़र का जो कंजम्पशन है, जो फर्टिलाइज़र का जो खपत है पंजाब में, पंजाब के खेतों में, वो कुछ हद तक कम हो जाएगा, 25 से 30% कम हो जाएगा, जो अपने आप में एक सिग्निफिकेंट नंबर है। और इससे जो किसानों की जो लागत आती है फर्टिलाइज़र खरीदने में, वो भी कम होगी। पंजाब में हाई इंटेंसिटी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आर प्रेवलेंट एज फार्मर्स टेक 2-3 क्रॉप्स इन ईयर, क्योंकि वहाँ पे हाई इंटेंसिटी एग्रीकल्चर होती है, 2-3 फसलें लेते हैं एक साल में, तो विच रिक्वायर लॉट्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, जैसे कि यूरिया, डाई अमोनियम फॉस्फेट और कोई और दूसरे जो केमिकल्स हैं। एंड दिस लीड्स टू डेफिशिएंसीज ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, और उसकी वजह से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं, जैसे कि आयरन, जिंक मिट्टी में कम हो जाता है, स्पेशली इन द सॉइल्स जहाँ पे चावल की खेती की जाती है। तो इस सच अ सिचुएशन ग्रीन मैन्योरिंग हेल्प्स इंप्रूव सॉइल हेल्थ। तो वहाँ पे अगर हम ग्रीन मैन्योरिंग करेंगे तो वो सॉइल की जो जो उसकी क्वालिटी है सॉइल की, उसको हेल्प करेगा, उसको इम्प्रूव करने में। ऑल्सो इवन द पीएच लेवल ऑफ द सॉइल, सॉइल का पीएच लेवल को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है ग्रीन मैन्योर। तो इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द स्टेट इज़ मोर देन 8.5, यानी कि बेसिक हो चुकी है वहाँ की ज़मीन, तो 8.5 से 9 तक जा रही है ग्रीन। तो ग्रीन मैन्योर से क्या होगा, ये 7 तक आने की कोशिश करेगा पीएच लेवल, जिससे कि जो मिट्टी है ना तो वो एसिडिक हो ना ही बेसिक हो। तो ये सॉइल को और क्रॉप को कैसे बेनिफिट करेगा, तो एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि एक तो ये ऑर्गेनिक मैटर बनाएगा सॉइल के अंदर, जिससे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी जो हो रही थी मिट्टी में वो नहीं होगी, और फर्टिलाइजर्स डालने की भी ज़रूरत कम पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो इट इज़ गुड ऑल्टरनेटिव टू द ऑर्गेनिक मैन्योर, ये ऑर्गेनिक मैन्योर का भी गुड ऑल्टरनेटिव है। एंड इट कंजर्व्स द न्यूट्रिएंट्स, एड्स नाइट्रोजन एंड स्टेबलाइजेस द सॉइल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट एक फैक्ट्स आ रहा है प्रीलिम्स के लिए, अगर हम देखें तो कल्पना एक उत्तराखंड की निवासी हैं, हु लर्न कन्नड़ा इन 3 मंथ्स। तो उन्होंने कन्नड़ा लैंग्वेज जो है, कर्नाटका की जो लैंग्वेज है, उसको 3 महीने में सीख लिया है। इस ये इंपॉर्टेंट चीज़ इसलिए है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने अपने मन की बात प्रोग्राम के अंदर इसको मेंशन किया था कि ये उत्तराखंड की रहने वाली हैं और इन्होंने 92 मार्क्स भी स्कोर करे हैं क्लास 10th में, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट आ रहा है नेपाल की इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की जा रही है कि 5.8% उम्मीद है कि जो इस फाइनेंशियल ईयर में जो नेपाल की इकोनॉमी है वो 5.8% के हिसाब से ग्रो करेगी। और ट्रायंगल ऑफ सैडनेस ने जीता है पाल्म डी अवार्ड। तो एक शार्प शटायर है अबाउट क्लास कॉन्फ्लिक्ट विद एन ऑलरेडी इनफेमस वॉमिटिंग एंड पूपिंग सीन वन द पाल्म डी अवार्ड एट दी केन्स फिल्म फेस्टिवल। तो केन्स में जो फिल्म फेस्टिवल चल रहा था तो उसमें ट्रायंगल ऑफ सैडनेस ने अवार्ड जीता है। सेकेंड टाइम स्वीडिश डायरेक्टर रूबेन ऑसलैंड हैज़ वन द प्राइज। तो स्वीडिश डायरेक्टर हैं, उनको ये सेकेंड टाइम प्राइज़ मिला है। ट्रायंगल ऑफ सैडनेस पुट्स ऑसलैंड अमंग अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ 2 टाइम विनर्स। तो ये जो ऑसलैंड हैं अब ये 2 टाइम विनर्स में से आ गए हैं। चुनिंदा डायरेक्टर्स ऐसे थे जिनकी 2 ऐसी फिल्में रही हों या 2 बार ऐसी फिल्में रही हों जिनको अवार्ड मिला हो, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एसर रिपोर्ट की बात की जा रही है कि जो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है, जो भारत में एजुकेशन रिपोर्ट जारी होती है, ये कौन जारी करता है, एक एनजीओ है प्रथम, वो जारी करता है, और एक नेशनल अचीवमेंट सर्वे आता है, दोनों पढ़ाई से रिलेटेड हैं ये। तो नेशनल अचीवमेंट सर्वे कौन जारी करता है, ये भारत की जो एनसीईआरटी है एजेंसी, वो जारी करता है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है स्पोर्ट्स से कि गुजरात टाइटंस ने क्लिंच किया है इंडियन प्रीमियर लीग टाइटल, यानी कि गुजरात टाइटंस जीत गई है आईपीएल टाइटल, और राजस्थान रॉयल्स के साथ वो पोज में खेल रही थी, तो राजस्थान रॉयल्स हार गए थे और गुजरात टाइटंस जीती हैं। तो आईपीएल की 2022 की जो विनर है वो कौन है, वो गुजरात टाइटंस है। फिर ऑलराउंडर जो थे हार्दिक पांड्या, वो टाइटन के कैप्टन थे, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। और ये 4 ट्राइब्स हैं, ये 4 डोमिनेंट ट्राइब्स हैं केनिया की, कुकुयू, लुहया और कैलेंजिन और लुओ। तो ये 4 ट्राइब्स हैं, ये कहाँ मिलती हैं, ये केनिया में मिलती हैं। ज्योग्राफी से सवाल बन सकता है ऐसे, और यूपीएससी या यूपीपीसी से ये सवाल पूछ सकता है आपसे। कुछ क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं तो रिनॉन्ड वुमेन राइटर्स, तो कुछ विमेन यानी कि जो महिलाएं राइटर्स हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है, भारत से हैं और कुछ दुनिया से हैं, वर्ल्ड से जो राइटर्स हैं उनके बारे में क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स हैं। ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि नेम दिस राइटर हुज लेसर नोन वर्क्स इंक्लूड द कैजुअल वैकेंसी। तो उनका जो ये राइटर हैं, इन्होंने एक तो किताब लिखी है द कैजुअल वैकेंसी, एक कोमोरोन स्ट्राइक लिखी है, और इनको रॉबर्ट गैलब्रेथ भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनका नाम जेके रॉलिंग है, जिनकी बहुत ज़्यादा फेमस किताब है हैरी पॉटर। हैरी पॉटर इतनी ज़्यादा फेमस है, बाकी ये जो दोनों किताबें हैं ये इतनी फेमस किताबें नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस राइटर्स डेब्यू नोवेल इज सेट इन द फिक्शनल टाउन ऑफ एमन इंस्पायर्ड बाय अयमानम विलेज इन केरला। तो अयमानम विलेज है केरला में, तो उससे फेमस हैं, और बुकर प्राइज़ मिला था इनको 1997 में। तो इनका राइटर का नाम क्या है, अरुंधति रॉय। तो यानी इनको अपनी जो इन्होंने पहली किताब लिखी थी इसी में इनको बुकर प्राइज़ मिल गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑथर्स 1813 नॉवल, तो 1813 का नॉवल है बिगिंस विद द फेमस सेंटेंस इट इज़ ट्रुथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज दैट अ सिंगल मैन इन पोजेशन ऑफ अ गुड फॉर्चून मस्ट बी इन वांट ऑफ अ वाइफ। तो ये लिखा था जेन ऑस्टन ने। और फिर कहा जा रहा है कि पुलित्जर प्राइज विनिंग ऑथर का नाम बताइए हु बेस्ट नॉन वर्क रिवॉल्व्स अराउंड द लाइव्स ऑफ 2 चिल्ड्रन। तो 2 बच्चों के अराउंड उसकी ज़िंदगी चलती है उस किताब में, तो वो है हार्पर ली। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तमिल फेमिनिस्ट हैं, टीचर हैं, नॉवलिस्ट हैं, रोज टू फेम विद ऑटोबायोग्राफिक नॉवल कराकू। 1992 में उन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, तो जिसमें दलित क्रिश्चियन वीमेन के बारे में बताया गया था, तो वो हैं बामा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोन एज द ब्लैक वुमेन्स पोइट लॉरिएट, तो ब्लैक वुमेन की पोइट लॉरिएट इनको कहा जाता है। दिस राइटर वाज अ पिलर ऑफ द सिविल राइट मूवमेंट और ब्लैक फेमिनिस्ट राइटिंग्स इन 1970s। जो सिविल राइट मूवमेंट जो यूएस में चले थे उसके लिए इनको जाना जाता था, तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है माया एंजेलो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसी के साथ ये करंट अफेयर्स खत्म होते हैं गाइज। आप इनके नोट्स बना लीजिए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी सजेशन है आपका, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।